नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है, प्रकरण चल रहा है समास। और समास में हम कल कर रहे थे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो मुख्य भेद हैं वे होते हैं 6, जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है समास वाली, तो समास भाग 1 जरूर देखें। अब तत्पुरुष समास का एक अन्य भेद भी है जिससे प्रश्न आते हैं। नन तत्पुरुष, नन तत्पुरुष यानी कि जो नहीं का अर्थ दे, ना का अर्थ दे, जिसका पूर्व पद ए, अन, न और ना, जिसका पूर्व पद इनमें से कोई हो। पूर्व पद यानी कि पहला पद। जैसा कि आपको बताया था, भी समास में 2 पद होते हैं, पहले को पूर्व पद और बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। तो नन तत्पुरुष क्या है? नहीं का अर्थ देता है। जैसे अधर्म, अब इसमें पहला पद अ, न धर्म। अन्याय, न न्याय, यानी कि धर्म नहीं, न्याय नहीं, यानी कि जो नकारात्मक, नन का अर्थ ही क्या है? नकारात्मक। जो नकारात्मक अर्थ देता है, नेगेटिव, अनर्थ। अब इसमें है ने अर्थ, ये अन से बना हुआ है, जिसका अर्थ ने हो। अब अनर्थ बना किससे है? संधि से। अन प्लस अर्थ से बनाएंगे। ऐसे ही अनादि, ने आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत, जिसका प्रारंभ ने हो। अब संधि के अकॉर्डिंग ये किससे बना है? अन प्लस आदि। अब ऐसे ना या न से बनने वाले, ना पसंद, ने पसंद, पसंद नहीं, ना समझ, ने समझ। अर्थात जिसमें समझ ने हो। फिर से ध्यान दीजिए दोबारा, तत्पुरुष का एक अन्य भेद माना गया है नन तत्पुरुष। इसके अलावा एक और भी है अलुक तत्पुरुष, परंतु उसका प्रयोग संस्कृत में होता है, तो हिंदी में उसे करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखिए, नन तत्पुरुष से कई बार परीक्षा में उदाहरण प्रश्न पूछे जाते हैं। नन तत्पुरुष मतलब जो नकारात्मक अर्थ थे, नेगेटिव सेंस के लिए, नकारात्मक अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूर्व पद ए हो, अन हो, न हो या ना हो। जैसे अधर्म, न धर्म, यानी कि धर्म नहीं। अन्याय, न न्याय। इनके जब हम समास विग्रह करेंगे तो एक का प्रयोग न के रूप में, अन का प्रयोग भी न के रूप में, ना का प्रयोग भी न के रूप में कर देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका समास के अगले भेद करते हैं। समास का तीसरा भेद है
द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसे कि आपको यहां पर द्व और द्व यानी कि बराबर दिखाई दे रहे हैं, प्रधान दिखाई दे रही हैं, ऐसे ही हमने इसमें ध्यान रखना है दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब पहचान कैसे रहेगी, देखिए द्व और द्व अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, द्व द्व, तो मतलब ये ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब ये दोनों पद संज्ञा हो सकते हैं या विलोम शब्द हो सकते हैं। संज्ञा या विलोम पद हो सकते हैं। जब दोनों पद संज्ञा हो, जैसे माता पिता, तो समास विग्रह करते समय माता और लगा देंगे, और पिता। दिन रात, दिन और रात, अब ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, तो यह वाक्य पे डिपेंड करेगा कि वह दिन रात मेहनत करता है, मतलब दिन और रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है। और यदि दोनों एक दूसरे का विलोम अर्थ दे रहे तो फिर हम दिन या और का प्रयोग न करके या का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे रात, दिन रात। शीतोष्ण, अब यह संधि से बना हुआ है, इसमें संधि हो रखी है, मैंने वही शब्द उठाए हैं ज्यादा जिनको समास विग्रह करते समय दिक्कत आती है, क्योंकि शब्द हम पहचान नहीं पाते, पूर्व पद को या उत्तर पद को पहचान नहीं पाते। अब ये बना है शीतोष्ण से, शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, शीतोष्ण। शस्त्राशस्त्र, शस्त्र और अस्त्र। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यशापयश, अब ये बना है यश और अपयश, यश या अपयश। तो इन्हें हमें संधि विच्छेद के द्वारा दोनों पद पहचानने होंगे। जैसे धर्मा धर्म, अब यह भी संधि से बना है, धर्म या अधर्म। फिर से ध्यान दीजिए, द्वंद्व समास, जिस प्रकार दोनों द्व द्व हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से किस समास में दोनों पद मुख्य या प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास ऐसा है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें संज्ञा शब्दों या विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिखाई आपको देगा, परंतु जो संधि युक्त शब्द हैं उनमें योजक चिन्ह दिखाई नहीं देगा, तो हमें वहां पर संधि विच्छेद के द्वारा पूर्व पद और उत्तर पद की पहचान करनी है। जैसे शीतोष्ण आया था, तो शीत या उष्ण, शस्त्राशस्त्र, शस्त्र या अस्त्र, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। यदि दोनों संज्ञावाची शब्द हैं तो हम और का प्रयोग करेंगे, और यदि विलोम शब्द हैं तो या का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं
समास का चौथा भेद, द्विगु समास। द्विगु समास, इसको पहचान ध्यान रखना। द्वि, द्वि का मतलब दो, और दो क्या है? एक संख्या है। पहचान कैसे रखनी है? द्विगु, द्वि माने दो, द्वि माने दो, और दो क्या है? एक संख्या है। तो ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। कुछ शब्द अपवाद रूप में हैं जिनमें ये संख्यावाची शब्द उत्तर पद में भी दिखाई देगा। अब इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? जैसे त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुजाओं का समाहार या समूह। चौराहा, चार राहों का समाहार। समाहार भी लिख सकते हैं, समूह भी लिख सकते हैं। पंचवटी, पांच वटों का समूह। पक्ष द्वय, अब यहां देखिए, द्वय यानी कि संख्यावाची बाद में दिख रहा है, संख्यावाची शब्द जो है हमें बाद में दिख रहा है। द्वय माने दो, दो पक्षों का समाहार। फिर से देखिए, द्विगु, द्वि माने दो, और दो एक संख्या है। तो ऐसा समास जिसमें पहला पद पूर्व पद संख्यावाची होता है और ये किसी संख्या का ही बोध कराता है, समूह का बोध कराएगा, किसी अन्य अर्थ का नहीं। जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार। पंचवटी, पांच वटों का समूह है। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समाहार। शताब्दी, शत, शत माने 100, अब्दों या वर्षों, अब्दों ही लिखते हैं। अब्द बोलते हैं वर्ष को, तो ये अब वर्षों हैं। 100 अब्दों का समूह। पंजाब, पंजाब, पांच आबों। आब क्या होती है? नदियों, नदियों को बोलते हैं। तो यहां बहुवचन है, आबों तो नदियों हो जाएगा। पांच आबों का समूह, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा है। पंजाब में 5 नदियां बहती है ना, उसी के कारण आब माने होता है नदी। तो 5 आबों का समूह है। चवन्नी, 4 आनों, जो पहले की मुद्रा होती थी आने, तो जिसमें 4 आने होते थे, 4 आने का एक सिक्का होता था जिसको चवन्नी कहा जाता था। 8 आने का जो सिक्का होता था उसको अठन्नी कहा जाता था। 4 आनों का समूह है या समाहार। फिर से ध्यान दीजिए, द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची होगा। यह सिर्फ संख्या के समूह का ही बोध कराएगा, यानी कि संख्यावाची विशेषण होगा, इस प्रकार से समझ लीजिए। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार। चौराहा, पंचवटी, पक्ष द्वय, किसी में कुछ शब्द ऐसे अपवाद हैं जिसमें हमें संख्यावाची शब्द जो है बाद में दिखाई देगा। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। अब्द, अब्द माने क्या होता है? वर्ष। पंजाब, 5 आबों, आब क्या होता है? नदी।
तो 5 नदियों का समूह है। चवन्नी 4 आनों का समूह है। इसी प्रकार अठन्नी 8 आनों का समूह है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और कोई भी समस्या हो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। क्लास यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ये टॉपिक और भी आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद।